हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला और उस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे और टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। सो लेट्स बिगिन। अगर एक रैंडमली शेप्ड बॉडी ले लेंगे, लेट अस से द बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अ पार्टिकल ऑफ मास m1, अ पार्टिकल ऑफ मास m2, ऐसे करते करते लेट्स से द nth पार्टिकल इज ऑफ मास mn। एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे एंड लेट अस सेट दिस पॉइंट टू बी ओरिजिन ऑफ द एंटायर सिस्टम। ओरिजिन से m1 का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा दैट विल बी r1 बार, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 बार, वैसे करते करते mn का पोजीशन वेक्टर rn बार। अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर r बार होगा एंड दैट r बार फॉर्मूला विल बी m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार एंड सो ऑन अप टू mn rn बार, the whole divided by m1 plus m2 and so on up to mn. So with that formula you will be able to calculate the center of mass of any given body. काफी बार ऐसा रहेगा कि बॉडी को डिवाइड करेंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हर छोटे पार्ट का मास जो रहेगा दैट विल बी डीएम। हर छोटे पार्ट मतलब यू टेक वन पार्ट ऑफ द बॉडी, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, उसका मास भी छोटा रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मास टू बी ओनली एम वी टेक द मास टू बी डीएम। और डीएम का पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर छोटा नहीं रहेगा बिकॉज डीएम कैन बी क्लोजर टू द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो पोजीशन वेक्टर विल बी सिंपली आर बार। इन दीज सर्कमस्टेंसेस आर बार इंटू डीएम बिकम्स वन ऑफ द टर्म्स इन द न्यूमरेटर। बट अगर हर डीएम का इस तरीके का टर्म बनाया और उसे एडअप किया तो न्यूमरेटर मिलेगा। अब एडअप करना मतलब फिजिक्स में इंटीग्रेट करना होता है। सो आर बार का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, लाइक आई सेड, ये सब का एडिशन, मतलब डीएम का अगर मतलब छोटा मास रहेगा तो इंटीग्रेट करना होगा। सो इट विल बी आर बार इंटू डीएम द होल अपॉन एडिशन ऑफ ऑल मासेस, मतलब यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन डीएम, बट इंटीग्रेशन डीएम विल गिव यू टोटल एम ओनली विच इज मास ऑफ द बॉडी। सो डिनोमिनेटर यहां पे बनेगा m which is mass of the body, and yes, that's the formula for center of mass in case we divide the entire body into very small parts। मतलब इंटीग्रेट करना पड़ा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट सिस्टम वी हैव टू टेक इज अ टू पार्टिकल सिस्टम, मतलब एक पार्टिकल ले लो मास m1 का, एक पार्टिकल ले लो मास m2 का, एंड लेट अस से दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर है, लेट्स से द सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन यही हमारा सेंटर ऑफ मास है। अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर है, लेट अस से द पार्टिकल m1 is at a distance of r1 and the particle m2 is at a distance of r2। r1 and r2 are distances, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। एंड जैसे मैंने सेटअप एक्सप्लेन किया, m1 m2 के बीच का डिस्टेंस r था, सो r बिकम्स r1 प्लस r2। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बात करूं तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वी कैन इमेजिन दिस टू बी द एक्स एक्सिस। m2 का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा दैट विल बी r2, 0, बट बिकॉज ये m1 r1 डिस्टेंस लेफ्ट में है तो m1 के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -r1, 0। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखने का ट्राई करूं, सेंटर ऑफ मास मेरा ओरिजिन था, तो r बार इज गोइंग टू बी 0 बार, दैट शुड बी इक्वल टू m1। When I say r1 बार मतलब m1 का पोजीशन वेक्टर। अब कोऑर्डिनेट्स -r1, 0 थे, तो m1 का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा दैट विल बी -r1 i कैप, प्लस करना होगा m2। r2 बार मतलब m2 का पोजीशन वेक्टर, m2 का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स वी रियलाइज इट विल बी r2 i कैप, द होल विल बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो अब सारा चीजें i कैप के टर्म्स में ही है, सो इफ एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ i कैप वी कैन इग्नोर द वेक्टर्स एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड में अगर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड में वी कैन से -m1 r1, यहां से -m1 r1 प्लस m2 r2, द होल अपॉन m1 प्लस m2। वेक्टर्स में इग्नोर कर चुका था तो यहां पे सिर्फ 0 आएगा। अब m1 प्लस m2 अगर राइट में गया तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर इक्वल टू 0, नेगेटिव टर्म भी राइट में ले लेंगे, सो वी हैव m2 r2 इक्वल टू m1 r1। We can write that as equation 2 and equation 1 will be this equation, that is r is r1 plus r2। अगर मैं r1 का वैल्यू यहां से निकालूं, so I can say r1 will be m2 r2 upon m1।
और इस वैल्यू को मैं डाल दूंगा इस फर्स्ट इक्वेशन में। सो आई विल हैव आर इक्वल टू R1 को डाल दिया M2 R2 अपॉन M1 प्लस मेरे पास था R2। सो आई कैन पुल आउट R2 कॉमन फ्रॉम द टू टर्म्स हियर। सो R2 कॉमन आने के बाद बचेगा M2 अपॉन M1 प्लस 1 एंड द होल इनटू R2। अब इन्हें अगर ऐड किया तो न्यूमरेटर में आएगा M2 प्लस M1 और M1 प्लस M2, डिनोमिनेटर में M1 आएगा। एंड व्हेन आई रीअरेंज एवरीथिंग, यहां पर आ जाएगा M1R, सो यहां पे R2 बचेगा, M1 इधर गया, सो आई विल हैव M1R अपॉन, यहां पर मिला था न्यूमरेटर में M1 प्लस M2 आफ्टर टेकिंग LCM, वो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो ये बन गया R2 का फॉर्मूला। एंड सिमिलरली अगर यही R2 को मैं इसमें डाल दूं वापस, सो इट इज M2 बाई M1 इंटू R2, वो R1 का वैल्यू मिलेगा। सो R1 विल बी this entire thing multiplied by M2 upon M1. So when I multiply this with M2 and upon M1 करेंगे तो ये M1 M1 कट होगा एंड हमारे पास आएगा M2 into R upon M1 plus M2. So R1 is M2R upon M1 plus M2. देखो ये फॉर्मूला तो फाइनली हमें याद रखना ही है, बट इसे एक कॉन्सेप्ट की तरह समझने का ट्राई करो। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर मैंने एक मास ले लिया M1 और दूसरा मास ले लिया M2, इस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास जहां पर भी रहेगा, डेरिवेशन के टाइम मैंने कहा सेंटर ऑफ मास हमारे सिस्टम का ओरिजिन होगा, तो यू कैन से दैट ओरिजिन विल बी द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सेकेंड पार्टिकल से कितना आया, वो डिस्टेंस R2 था एंड R2 का फॉर्मूला बना M1R अपॉन M1 प्लस M2। तो ये सेंटर ऑफ मास का M2 से डिस्टेंस प्रोपोर्शनल रहेगा M1 के साथ, whereas M1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास जो कि R1 था, वो R1 का प्रोपोर्शनलिटी M2 के साथ आएगा। प्रोपोर्शनलिटी M2 के साथ आया, द लेफ्ट ओवर टर्म्स वर R अपॉन M1 प्लस M2। R मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल्स एंड M1 प्लस M2 इज बेसिकली टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो अगर ये वाले डिस्टेंस के बारे में बात करूं, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, तो ये डिस्टेंस आएगा RM1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू M2, सो दैट विल बी RM2 अपॉन M1 प्लस M2। सो यस, ये एक टू पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, जो भी बोलो। ये फॉर्मूला इवेंचुअली तुम्हें याद रखना है। इफ यू कैन डू इट विद द डेरिवेशन इट विल बी ग्रेट। डेरिवेशन कभी याद रहा, भूल गए, जो भी है, फाइनल फॉर्मूला तुम्हें याद रखनी है। लेट्स मूव ऑन विद द सेकेंड सिस्टम। अब ये सेकेंड सिस्टम जो है वो काफी बार न्यूमेरिकल की तरह पूछा जाता है। सो लेट अस से आई हैव एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल लेंथ ले लेंगे, यू कैन टेक एनी नंबर एज द लेंथ। लेट्स टेक लेंथ टू बी 4 मीटर। सो ये लेंथ भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। लेट्स से आई एम पुटिंग अ मास ऑफ 1 kg at the origin. Let's say I'm putting a mass of 3 kg at this point, and let's say I'm putting a mass of 5 kg at this point, and the question will be find center of mass of the system. तो मेथड वही रहेगा, we need to say R bar is center of mass मतलब center of mass का position vector. So R bar का फॉर्मूला M1 R1 bar 1 kg का मास, so M1 is 1 इंटू इसका पोजिशन वेक्टर ओरिजिन विच इज 0 बार, प्लस आएगा 3 kg। अब इसका अगर पोजिशन वेक्टर चाहिए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए यू कैन जस्ट ड्रॉ द वर्टिकल लाइन हियर। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये वाला लाइन 90 डिग्री पे होगा। सो इफ दिस एंटायर लेंथ इज 4 मीटर, दिस विल बी हाफ द लेंथ विच इज 2 मीटर। तो इतना लेंथ अगर 2 मीटर आया तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा 2। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए समझ कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अगर इसे मैं y ले लूं इस वर्टिकल लेंथ को, तो sin 60 is y upon 4. So we have sin 60 equal to y upon 4. So y will be equal to 4 into 4 यहां पर जाएगा 4 into sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. तो ये टोटल बन जाएगा 2 root 3. तो ये वर्टिकल लेंथ आया 2 root 3. इस वजह से इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 root 3. So now that we have the coordinates of that point, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 2 root 3 j कैप।
सो इनटू आ जाएगा 2i कैप प्लस 2√3 j कैप प्लस द लास्ट पार्टिकल m3 दैट इज 5 kg मल्टीप्लाइड बाय इसका पोजीशन वेक्टर, सो इसका कोऑर्डिनेट्स लगेगा, इट्स अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस यहां पर 4 था तो कोऑर्डिनेट्स 4,0 बनेंगे। सो द पोजीशन वेक्टर इज सिंपली 4i कैप द होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बस इसे अगर सिंप्लीफाई कर लिया तो वी विल गेट सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। सो आर बार विल बी, ये तो जीरो हो गया, आई कैप का टर्म आएगा 6i कैप प्लस 20i कैप, सो 26i कैप प्लस जे कैप में आएगा सिर्फ यहां का टर्म दैट इज 6√3 जे कैप द होल डिवाइडेड बाय दिस इज गोइंग टू बी 9, so when you simplify it r bar becomes 26 by 9 I cap प्लस 6 और 9 कैंसिल होगा, सो ऊपर 2 और नीचे 3 आएगा, √3 एंड √3 भी कट होगा, सो दिस विल बी 2 by √3 j cap। So finally the point, the coordinates of center of mass that will be 26 by 9 comma 2 by √3। so ये coordinates बनेंगे, ये position vector बनेगा for center of mass। अब ये जो सेटअप मैंने डिस्कस किया ये बहुत बेसिक टाइप का सेटअप है, इस टाइप के काफी सारे ज्योमेट्री में सेटअप्स बन सकते हैं बट अल्टीमेटली जो तुम्हें आर बार का फॉर्मूला लगाना होगा वो यही रहेगा। सो या यू कैन प्रैक्टिस दीज सॉर्ट ऑफ सेटअप्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ रेफरेंस बुक्स बट या वन type of setup that will often appear in center of mass problems is this type of a setup। so yes, इसका भी practice कर लेना and we can now go ahead with the third setup। अब थर्ड जो सेटअप है ना ये कुछ डिफरेंट शेप्स लेंगे, सो द थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी हमें करना है दे आर डिफरेंट शेप्स। शेप्स में से हम थोड़ा सा पार्ट निकाल देंगे एंड बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है। टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आई विल जस्ट फ्रेज द होल थिंग प्रॉपरली। So these are your coordinate axes, you are taking a rectangle here, rectangle का length L होगा and breadth B होगा। so if the breadth is B, this point will have the coordinates L comma B, this point will have the coordinates L0, ये origin हो जाएगा and ये हो जाएगा 0 comma B। from this rectangle of course center of mass यहाँ इसके center पे रहेगा, the center of mass will be right here and इसके coordinates they will be L by 2 B by 2। सिमेट्रिक फिगर में ये जो सेंटर रहेगा वही ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास भी होगा। अभी करना यह है कि व्हाट इफ वी रिमूव दिस पार्ट, अगर ये पार्ट मैंने रिमूव कर दिया तो ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास हमें ढूंढना है। सो इफ दैट इज द क्वेश्चन तो उसका सॉल्विंग भी वही फॉर्मूला से होगा। हमें ऐसा समझना है कि ये जो पूरा का पूरा बॉडी था, द होल रेक्टेंगल, इट इज मेड अप बाय द लेफ्ट ओवर पार्ट एंड द रिमूव्ड पार्ट। वंस अगेन मुझे लेफ्ट ओवर पार्ट का सेंटर ऑफ मास चाहिए, सो लेट्स कॉल द लेफ्ट ओवर पार्ट टू बी द बॉडी 1 एंड द रिमूव्ड पार्ट टू बी द बॉडी 2। अगर बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 साथ में ले लेंगे तो पूरा रेक्टेंगल बनेगा जिसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा L by 2 कॉमा B by 2। तो यही लॉजिक से हम फॉर्मूला बनाएंगे। आर बार इज, आर बार मतलब फुल बॉडी का सेंटर ऑफ मास, it will be equal to m1 r1 bar plus m2 r2 bar upon m1 plus m2। like I said, m1 मतलब लेफ्ट ओवर पार्ट, m2 मतलब जो पार्ट हमने रिमूव किया वो, तो यहां पे हमें चाहिए था लेफ्ट ओवर पार्ट का सेंटर ऑफ मास, दैट इज वी वांट टू कैलकुलेट r1 बार। सो ये हमारा क्वेश्चन होगा। सॉल्विंग शुरू कर लेते हैं। r बार मतलब फुल बॉडी का सेंटर ऑफ मास, इट इज L by 2 B by 2, so we can write that as L by 2 I cap plus B by 2 J cap। that will be equal to m1 क्या होगा, so let's say the whole body had a mass 4m। I know 4m थोड़ा अजीब लगता है, we could have taken it as m, तो m ले लो। if you take the whole body to be m, तुमने 1/4 पार्ट निकाला, so m by 4 is m2 and left over पार्ट का रहेगा m minus m by 4, so that will be 3m by 4। अब फ्रैक्शंस में हमें डील ना करना पड़े इसलिए मैं कह रहा था 4m ले लेंगे। So I said mass of the entire rectangle is 4m, तो ये जो removed mass होगा it is 1/4 of 4m which is m, और ये left over body है उसका mass आ जाएगा 3m। So yeah, m1 will be written as 3m, r1 बार हमें फाइंड करना था, m2
मतलब मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट विच इज m, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना थोड़ा ट्रिकी होगा, सो बी केयरफुल। इसका पोजीशन वेक्टर, इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इसका सेंटर आएगा। इसका सेंटर जो है इतना लेंथ l/2 आएगा, इतना लेंथ l/2 का हाफ मतलब l/4 आएगा। सो l/2 प्लस l/4, इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3l/4। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट जो आएगा दैट विल बी इतना b/2 प्लस इतना b/2, सो दैट विल बी b/2 सॉरी इतना b/2 प्लस इतना b/4, सो b/2 प्लस b/4 3b/4 आएगा। सो r2 बार अगर लिखना है दैट विल बी इसका पोजीशन वेक्टर 3l/4 i कैप प्लस 3b/4 j कैप द होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 3m प्लस m दैट विल बी 4m। ऊपर से m कॉमन आएगा और वो m इसके साथ कट होगा, सो दिस इज गॉन। यू कैन टेक दिस 4 ऑन द अदर साइड, सो 4 इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा 2l i कैप प्लस 2b j कैप इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 3r1 बार प्लस दिस विल बी 3l by 4 i cap plus 3b by 4 j cap. You can still multiply the whole equation by 4. तो यहां पर आ जाएगा 8l 8b, so 8l 8b, ये 3 का भी 12 हो जाएगा और ये 4 यहां डिनोमिनेटर से हट जाएगा। We can take 3l I cap on the left, so 8l minus 3l would give us 5l I cap plus we will have 3b going on the left, so 5b j cap is equals to 12 r1 bar, so r1 bar इधर रहेगा and upon 12 यहां पर आ जाएगा। So finally center of mass of the leftover part, the coordinates will be 5l by 12 comma 5b by 12 and yeah that's it with the third setup। इसी सेटअप में अगर थोड़ा मॉडिफाई कर ले, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दिस पार्ट मैं इस पार्ट को रिमूव कर सकता था एंड देन आई कैन आस्क यू टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। अगर इस पार्ट को रिमूव करेंगे ना तो इसका सेंटर ऑफ मास, जिस R2 बार को तुम ये डाल रहे थे, अभी R2 बार को तुम्हें डालना पड़ेगा, इतना लेंथ आएगा 3l/4, बट ये जो वर्टिकल लेंथ है इट विल ओनली बी b/4 बिकॉज इतना लेंथ b/2 था, ये लेंथ उसका हाफ आएगा, सो इट विल ओनली बी b/4 and that's what you will put in place of R2 bar. Accordingly you can then calculate and get R1 bar का formula. So yeah, formula मतलब इनको memorize नहीं करना है, इन्हें बस practice करना and जो sums आएंगे वो थोड़े बहुत इस टाइप के रहेंगे, मतलब कैलकुलेशन इसी टाइप का रहेगा बट थोड़ा बहुत इन लोग ने ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आए रहेंगे। सो या दिस इज वन मोर सेटअप दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ एंड विद दैट वी कैन टेक द फोर्थ सेटअप। With the fourth setup, take a disk. Okay, it's a disk that we are taking. Disk का radius ले लो r. So radius of the whole disk is r. Let us say from the disk, I am removing a smaller disk. मैंने इतना सा डिस्क इसमें से रिमूव कर दिया। ये जो डिस्क है इसका रेडियस है, लेट्स से द रेडियस ऑफ दिस डिस्क दैट आई एम रिमूविंग इज r/8 एंड ये जो सेंटर ऑफ द डिस्क है, लेट अस से इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, लेट्स से द डिस्टेंस ऑफ द डिस्क फ्रॉम द सेंटर इज लेट्स से r/3 है। So yeah, I am removing a disk of radius r/8 at a distance of r/3 from the center of the main disk. तो इतना डिस्क अगर रिमूव कर दिया तो बचे हुए डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा वो फाइंड करना है। So find center of mass of remaining disk. इसमें भी वही लॉजिक, लेफ्ट ओवर डिस्क को 1 ले लेंगे, रिमूव्ड पार्ट को 2 ले लेंगे। 1 एंड 2 को अगर एक साथ लेकर आते हैं तो पूरा डिस्क बनेगा एंड पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां सेंटर पे रहेगा। दैट सेंटर लेट्स कॉल इट ओरिजिन। So we will use the formula r bar is m1 r1 bar plus m2 r2 bar upon m1 plus m2। अब क्योंकि फुल बॉडी का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन आया, r bar will be 0 bar, ये m1 plus m2 जो भी रहेगा वो इधर जाएगा
that 0 bar into m1 plus m2 will be 0 bar only. So we will have 0 equal to, I know 0 bar है, but because everything is going to be in the horizontal direction, हम वेक्टर्स एलिमिनेट कर सकेंगे. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसलिए बोला बिकॉज सबका जो भी सेंटर्स रहेगा दे विल बी ऑन द एक्स एक्सिस. सो या इग्नोरिंग वेक्टर्स, लेट्स गो फॉर राइटिंग m1. m1 मतलब बचे हुए डिस्क का मास क्या रहेगा. अगर डिस्क है तो डिस्क एक 2D फिगर हो जाएगा. सो फॉर 2D फिगर्स वी से मास पर यूनिट एरिया विल बी कांस्टेंट. अगर रॉड है तो रॉड में सिर्फ लेंथ रहेगा, उस केस में हम कहेंगे मास बाय लेंथ इज कांस्टेंट. एंड स्फीयर की तरह अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसमें मास बाय वॉल्यूम कांस्टेंट कहेंगे. तो फिलहाल डिस्क एक 2D फिगर है, सो वी विल से मास अपॉन एरिया इज द कांस्टेंट टर्म. So mass of the leftover part is total mass of the disk, let's call it m, upon area of the disk which is pi r square multiplied by area of the leftover part. Leftover part का area आएगा pi r square minus area of the removed part, that will be pi r square by 64. So ये तो सिर्फ m1 बना, इंटू R1 बार भी आएगा एंड R1 बार भी हमें कैलकुलेट, R1 बार ही था जो हमें कैलकुलेट करना था, प्लस आ जाएगा m2. m2 मतलब मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, सो दैट विल अगेन बी मास अपॉन एरिया, दैट इज टोटल मास ऑफ द डिस्क अपॉन टोटल एरिया ऑफ द डिस्क इंटू एरिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, दैट विल बी पाई r अपॉन 8 स्क्वायर. सो पाई r स्क्वायर बाई 64 एंड इंटू R2 बार. अब R2 बार देखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ r/3 फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे r/3, 0. तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा r/3 i कैप. वेक्टर्स वैसे ही इग्नोर कर रहे थे तो सिर्फ r/3 लिखा तो चलेगा. बस इसको सिंप्लीफाई करके r1 बार मिल जाएगा. फ्रॉम बोथ द टर्म्स m अपॉन पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, और वो जब यहां डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 अपॉन m बाई पाई आर स्क्वायर इज 0 ओनली. So this entire term gets cancelled. इसमें से भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, इसमें से भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, और वो कॉमन पाई आर स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो आफ्टर पाई आर स्क्वायर इज गॉन वी हैव 1 माइनस 1 अपॉन 64, और यहां से भी पाई आर स्क्वायर गया. सो द लेफ्ट ओवर पार्ट इज 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 64 इज 63 r1 बाई 64 plus we have r by 3 into 64. Okay, so we can multiply both the sides by 64. That is 64 कॉमन आके लेफ्ट में गया तो ये भी जाएगा और ये भी कट होगा, एंड फाइनली r1 becomes माइनस r/3 अपॉन 63. सो वो 63 इंटू 3 करके हमें मिलेगा 189. सो माइनस r/189, दिस बिकम्स द वैल्यू फॉर R1. तो जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास ये नेगेटिव आया तो ओरिजिन के लेफ्ट में होगा. सो द सेंटर ऑफ मास विल बी हियर एंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट सेंटर ऑफ मास आर माइनस r/189, 0. सो या दैट्स हाउ द एंटायर कैलकुलेशन इज गोइंग टू वर्क फॉर अ डिस्क. क्योंकि डिस्क 2D फिगर था, हमने मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया करके मास निकाला. यू कैन मेक अ सिमिलर डेरिवेशन फॉर अ स्फीयर. It's a sphere, a solid sphere. So let us say I took the sphere like this, and sphere का main sphere का radius r था. Let us say that at a certain distance from the center, I am removing a sphere. Let's take a bigger sphere this time. इस तरीके का sphere है, and जो removed sphere है उसका center यहाँ पर है. And radius of the sphere that I am removing, let us say the radius of the sphere is 3r/4, and the distance from where I have removed it, मतलब center का distance from center of the removed sphere का distance from center of the main sphere is let's call it r/6. So yeah, this is the removed sphere. और ये जो बचा हुआ स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है. सो लेट्स कॉल दिस टू बी 1. आई विल जस्ट इरेज आउट दोज लाइंस so that the numbers are visible. Okay, 1 is the leftover sphere and 2 is the removed sphere.
I need center of mass of the leftover part. So I need R1 bar. So R bar is again M1 R1 bar plus M2 R2 bar, the whole upon M1 plus M2. R bar is center of mass for the full sphere, वो origin पर ही आएगा, तो R bar will be 0 bar. Take this denominator on the left, so that into 0 will give you 0 bar. Once again everything in the horizontal direction, so we can ignore the vectors. M1 मतलब leftover part का mass, solid sphere 3D figure है, तो यहाँ पे mass के लिए we will go for mass upon volume into volume. So total mass of the whole sphere upon volume of the whole sphere multiplied by volume of the removed part, sorry, volume of the leftover part, that will be 4 by 3 pi r cube, यहाँ पर भी r cube minus volume of the removed part, so that will be 4 by 3 pi 3r by 4 का cube, so that is 27r cube by 64. ये सिर्फ हमें मास मिला, इनटू हमें करना होगा R1 बार, एंड R1 बार ही ढूंढना था, सो R1 बार विल स्टे एज इट इज, प्लस M2 R2 बार. M2 मतलब इसका मास, दैट इज अगेन M अपॉन 4 by 3 pi r cube, that is mass by volume for the whole sphere into volume of the removed part, that is 4 by 3 pi 64 r cube, एंड इसे मल्टीप्लाई करना होगा R2 बार के साथ. इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास इज एट r by 6, सो ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे r by 6, 0, एंड पोजीशन वेक्टर इज r by 6 i cap, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ i cap, तो सिर्फ r by 6 लिखेंगे चलेगा, एंड द होल डिवाइडेड बाय m1 plus m2. m1 plus m2 is mass of the entire body, which will be m only. So if we simplify, यहाँ से m common आएगा, that m will cancel off with this m. 4 by 3 pi इन दोनों में से कॉमन आके इसके साथ कटेगा, सो 4 by 3 pi 4 by 3 pi इज गॉन. इवन r क्यूब कॉमन आएगा और कट होगा इसके साथ, तो यहाँ पे एक 1 बचा. 4 by 3 pi एंड 4 by 3 pi यहाँ पर भी कट होगा, r क्यूब भी कट होगा, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विथ 0 इज इक्वल्स टू 1 minus 27 by 64. So 64 minus 30 is 34 plus 3 is 37. So 37 R1 bar by 64 plus it is R by 6 into 64. So yeah, let's let it remain as R by 6 into 64 only. Yeah, now if we take this term on the left, तो 64 आपस में कट हो जाएगा, and 37 goes down, so we will have R1 bar as minus R upon 37 into 6. We can multiply 37 into 6. 30 into 6 मतलब 180 plus 7 into 6 मतलब 42, तो 180 and 42 is 222, so ये नीचे आ जाएगा 222. सो ये जो लेफ्ट ओवर बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आएगा, इट्स टू द लेफ्ट बिकॉज वी गॉट अ नेगेटिव नंबर, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विल बी minus r by 222, 0. So yeah, this is how we are applying that same very center of mass formula to a solid sphere. Let's continue with the next one, that is arc. अगर एक आर्क ले लेंगे इस तरीके से, इस आर्क का let us say this is the center and the total angle subtended by the arc at the center is theta. So ऊपर का ये एंगल थीटा रहेगा, so ऊपर का हाफ एंगल वी कैन से इज थीटा बाई 2, नीचे का भी हाफ एंगल थीटा बाई 2. टोटल ये जो आर्क रहेगा इसका मास m है, so you have mass only over here. This part is not a part of the arc. Arc इतना ही है और इसी का मास m रहेगा. These lines are drawn only to show you that the central angle out here will be theta. बस इसका जो center of mass है उसका coordinates हमें ढूंढना होगा. So let us say this is the origin. Now you need to realize that origin over here is not the point over here. Origin that I am taking is the point over here. So yeah, with that understanding, take a small part of the arc. इसका जो angle रहेगा, let us say this angle from the horizontal line is alpha. इस छोटे पार्ट का एंगल यहाँ पर from the horizontal is alpha. The width of the arc
द एंगुलर विड्थ ऑफ द आर्क, लेट्स टेक दैट एज डी अल्फा। अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा, नाउ लेट्स अस्यूम लेफ्ट साइड टू बी पॉजिटिव। लेफ्ट साइड एक्चुअली नेगेटिव होता है व्हेन यू टॉक ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट लेफ्ट को अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेगा, लेट्स से द रेडियस ऑफ द आर्क इज आर, सो ये आर होगा, ये भी आर होगा, एंड दिस लेंथ विल ऑल्सो बी आर ओनली। So, as per polar coordinates, the x coordinate will be r cos alpha, and the y coordinate, the vertical length, will be r sin alpha. So yeah, this is r, 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 and इसके जो coordinates बने, they are r cos alpha and r sin alpha. अब थोड़ा अगर नोटिस करेंगे ना, तो वर्टिकल में देखा जाए, वर्टिकल में यहाँ और यहाँ पे फिगर सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो इधर किधर पर आने वाला है। Now, if the center of mass is coming somewhere over here, its y coordinate is going to be 0. कैलकुलेट करके देख भी लेंगे, बट उसका सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 ही आने वाला है। सो वी आर इंटरेस्टेड मेनली इन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चाहिए, सो वही रहेगा r बार के बदले वी विल राइट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस केस में क्योंकि हमने छोटा पार्ट लिया, इसका मास dm रहेगा। इंस्टेड ऑफ सिंपली एडिंग अप द टर्म्स, वी विल हैव टू इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेशन करना होगा ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। मैं वैसे y सेंटर ऑफ मास भी निकाल के बताऊंगा, बट लाइक आई डिस्कस्ड, फिगर ऊपर और नीचे सिमेट्रिक था, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0 ही आने वाला था। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x, मतलब इस पार्ट के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट विच इज r cos alpha, मल्टीप्लाइड बाय dm, मतलब इस पार्टिकल का मास। इस पार्टिकल का मास लिखा जाएगा एज मास पर यूनिट लेंथ फॉर द आर्क इनटू लेंथ ऑफ दिस मच पार्ट। सो मास ऑफ द आर्क इज कैपिटल M डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला रहता है r थीटा। सो r थीटा is the length of arc multiplied by length of the dm part. Length of the dm part will be r into this angle which is d alpha. So into r d alpha, the whole divided by integration dm will be total mass of the arc which is equal to m only. जो इंटीग्रेशन का लिमिट रहेगा, अगर अल्फा हमारा वेरिएबल है, बिकॉज डी अल्फा का टर्म आया तो अल्फा इज द वेरिएबल, द फर्स्ट एलिमेंट यू टेक विल बी ओवर हियर, दैट इज अल्फा विल बिगिन फ्रॉम 0 एंड इट विल गो अप टू दिस वैल्यू विच इज हाफ ऑफ दिस एंगल, दैट इज थीटा बाई 2। बट इससे हमने सिर्फ ऊपर का पार्ट कवर किया, नीचे का पार्ट कवर करना है, तो अल्फा जाएगा थीटा बाई 2 तक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑल्सो। सो बेसिकली फुल आर्क कवर होगा जब अल्फा का वैल्यू रेंज करेगा माइनस थीटा बाई 2 से लेके प्लस थीटा बाई 2 तक। तो ये लिमिट हो गया माइनस थीटा बाई 2 से लेके प्लस थीटा बाई 2 तक। एंड फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसे सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा। सो वी कैन कैंसिल आर एंड आर ओवर हियर, m भी इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, इट विल गेट कैंसल्ड विद दिस m। वी कैन टेक r बाई थीटा आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, सो r बाई थीटा, सिर्फ बचेगा cos अल्फा d अल्फा। cos अल्फा d अल्फा का इंटीग्रेशन इज sin अल्फा, एंड अल्फा में जब थीटा बाई 2 एंड माइनस थीटा बाई 2 डालेंगे, सो दैट विल बी साइन ऑफ थीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा बाई 2। बट ये नेगेटिव बाहर ले सकते हैं, एंड वी कैन राइट इट एज प्लस साइन ऑफ theta by 2, and this becomes 2 sin theta by 2. So 2r sin of theta by 2 divided by theta, that becomes the final formula for x coordinate of center of mass. So from the center on the left hand side over here, इसके coordinates अगर ले लेंगे 2r sin theta by 2 upon theta, comma 0, तो ये बन जाएगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स। कीप इन माइंड, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला, दैट डिस्टेंस 2r sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आर्क, नॉट दिस पॉइंट। तो ये एक ध्यान में रखना। एंड आई हैड मेंशन कि मैं y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करके बता दूंगा। सो फॉर y कोऑर्डिनेट यू कैन डू द सेम थिंग, इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, सो दैट विल बी इंटीग्रेशन, लिमिट वापस वही आएगा माइनस थीटा बाई 2 से लेके थीटा बाई 2 तक। dm का फॉर्मूला यही रहेगा जो यहां पर था, दैट इज m बाई आर थीटा इंटू आर डी अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x कोऑर्डिनेट के बदले यहां पे लिखेंगे y कोऑर्डिनेट विच इज r साइन अल्फा, द होल डिवाइडेड बाई m होगा। सो एज द प्रीवियस वन, आर आर कटा, m m कटा, r बाई थीटा बाहर आ जाएगा। सो वी विल हैव
y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एज r बाई थीटा, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन, साइन अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, एंड माइनस था तो लिमिट्स हम फ्लिप कर देंगे, तो नीचे का लिमिट हो जाएगा थीटा बाई टू, ऊपर का लिमिट माइनस थीटा बाई टू। अब लिमिट डालेंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा बाई टू, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स ओनली, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा बाई टू विल बी कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू, तो कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू जीरो आया, तो बिकॉज दैट टर्म बिकेम जीरो, ये टोटल वैल्यू आर बाई थीटा इंटू जीरो आया विच इज इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज वाई वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमारा जीरो आएगा, एंड दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। तो फाइनली आर्क के लिए जो सेंटर ऑफ मास आया दैट इज 2r sin थीटा बाई टू अपॉन थीटा कॉमा जीरो, यहां ध्यान में रखना थीटा जो है वो रेडियन में लिखना होगा, तो मतलब अगर ये सेंट्रल एंगल 30 डिग्री होगा तो यू कैनॉट पुट थीटा एज 30, थीटा को डालना पड़ेगा पाई बाई 6। सो या दैट्स हाउ यू गेट सेंटर ऑफ मास फॉर एन आर्क। ये पहला एग्जांपल मैंने लिया जहां पर हम कैलकुलस यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास, तो इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स रहेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड विद दैट लेट्स टेक द नेक्स्ट शेप दैट इज अ डिस्क। अब डिस्क मतलब सर्कुलर डिस्क नहीं, आई एम टेकिंग पार्ट ऑफ अ डिस्क, सो दैट्स द डिस्क वी आर टेकिंग। डिस्क का वही सेंट्रल एंगल थीटा ले लेंगे, so yeah, that's the symmetrical line, the horizontal line. Central angle I said we are taking it as theta, radius of the disk is r, and the mass of this entire section is m. Disk नहीं बोलते actually sector बोलते हैं, sector will be the right word. So yeah, find center of mass for the sector. अगर हम sector को imagine कर ले as made up of very tiny rings, so एक ring ले लेंगे, ring का radius हो जाएगा small r, and let's say the thickness is dr. So ये जो ring है उसका center of mass find करेंगे, and because we said that the entire sector is made up of tiny tiny rings or tiny tiny arcs, center of mass का formula बन जाएगा। once again figure symmetric है तो y coordinate 0 आएगा and only the x coordinate will be there for center of mass. So yes, formula बनेगा integration x dm upon integration dm. So integration of center of mass का x coordinate for the arc हमने अभी अभी पढ़ा, it is 2r, अभी r मतलब arc का radius, so 2r sin of theta by 2 the whole divided by theta, ये हो गया center of mass for the arc multiplied by mass of the arc लेना होगा, mass of arc will be mass upon area of the sector, मतलब total mass of the sector m upon total area of the sector will be half r square theta multiplied by area of only this part. इसका जो लेंथ आएगा that will be small r into theta and into thickness करके इसका एरिया मिल जाएगा, so that will be small r into theta into dr, तो ये बन गया dm का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। इन सारे dms को अगर इंटीग्रेट किया तो टोटल सेक्टर मिलेगा जिसका टोटल मास इज कैपिटल M, तो यहां पर m आएगा। लिमिट का वही रहेगा, लिमिट एक्चुअली r रहेगा बिकॉज dr के वजह से r हमारा वेरिएबल आया, एंड इफ r इज द वेरिएबल स्मॉल r वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, अगर यहाँ का रिंग ले लेंगे तो स्मॉल r नियरली जीरो होगा, एंड इफ यू टेक द लास्ट रिंग के लिए स्मॉल r का वैल्यू विल बी रेडियस ऑफ द मेन सेक्टर विच इज r, तो लिमिट आ जाएगा जीरो से कैपिटल R। So x coordinate center of mass, m और m कटा, you can cancel a theta here and here, this 2 goes up, it becomes 4, so we can pull out a 4 common, 4 constant है, denominator में we are left with r square theta, so we have denominator में r square theta, even sin theta by 2 बाहर आएगा, so sin of theta by 2, and yeah, let's integrate the leftover terms, so that is r into r, yeah, so that will be r square, and r square का integration आ जाएगा r cube by 3, you can just put in the limits 0 and r, so that will be r cube minus 0, so that is simply r cube by 3. Now r square and r cube कट होके सिर्फ ऊपर r बचेगा, and the x coordinate of center of mass becomes 4r by 3,
ये 4r/3 and sin of theta by 2 upon theta. Yeah, so that's the final formula you got for your x coordinate of center of mass. मतलब यहां पर कहीं पर रहेगा, this is where you will get the center of mass. and अगर इसे मैं origin ले लूं, so इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा that will be 4r/3 sin of theta by 2 by theta comma 0. And yeah, that becomes finally the coordinates of center of mass for the sector. So ये एक और हमने सेटअप देख लिया जहां पर कैलकुलस यूज करके हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था. Take one more example based on the calculus part only. So that was the 7th shape we had done. Let's take the 8th shape. This time we are taking a rod. The rod begins with x equal to 0 and goes up till x equal to L. Basically length of the rod is L. And rod का linear mass density constant नहीं है. So we will say that the linear mass density, मतलब mass per unit length, is going to vary as some constant rho naught into x upon L. So find center of mass of the rod. So once again ऐसे setups में हम छोटा सा element एक ले लेंगे. That element is at a distance of x from the origin, and let us say the length of that element is dx. When I say linear mass density, it is mass per unit length. You can actually think of it as dm upon dx. And to get the center of mass, we will use the very formula x of center of mass is integration of x dm upon integration dm. This will be integration of x, मतलब इस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x, 0. तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट x ही आएगा. सो दैट विल बी x इंटू dm. के लिए वी नो दैट dm by dx is rho naught into x upon L. I can take the dx on the right and write dm as rho naught x upon L dx. So we are writing dm as rho naught x upon L into dx. Because x हमारा वेरिएबल था, x का स्टार्टिंग वैल्यू 0 एंड एंडिंग वैल्यू L रहेगा. सो इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा 0 to L डिवाइडेड बाय वी नीड टोटल मास ऑफ द रॉड. टोटल मास के लिए भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा. वी कैन नॉट टेक इट एज कैपिटल M. सो नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर dm वी विल अगेन राइट द सेम फॉर्मूला रो नॉट x अपॉन L इंटू dx, एंड लिमिट वापस जाएगा 0 to L बिकॉज dx के वजह से x हमारा वेरिएबल था एंड उस x वेरिएबल का वैल्यू रेंज करता है 0 से L के इंटरवल में. So yeah, simplifying this should give us the x coordinate of center of mass. So x cm is rho naught बाहर आएगा, यहां से भी बाहर आएगा एंड ऊपर नीचे कट होगा. सिमिलरली अपॉन L यहां से बाहर आएगा, अपॉन L यहां से बाहर आएगा, सो वो भी कट होगा. दिस इज x स्क्वायर dx. इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब बाई 3 और लिमिट्स डाल देंगे तो L क्यूब बाई 3. यहां पर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट्स डाल देंगे तो L स्क्वायर बाई 2. तो नीचे L स्क्वायर एंड बाई 2 ऊपर. सो द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हेन यू सिंप्लीफाई द होल थिंग, इट इज 2L बाई 3. सो बिकॉज ये रॉड का लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं था, इट वाज डिपेंडेंट ऑन x, इसलिए सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली L बाई 2 पे नहीं आया बट 2L बाई 3 पर आया. तो सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर ओवर हियर and you can say the coordinates will be 2L by 3, 0. Try imagining why this happened. Linear mass density x पे डिपेंड करता है. x को 0 ले लूं तो यहाँ का डेंसिटी 0 था, बट जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे मास पर यूनिट लेंथ भी बढ़ेगा. सो इट मीन्स दैट द रॉड इज हेवियर टुवर्ड्स द राइट एंड लाइटर टुवर्ड्स द लेफ्ट. अगर रॉड का हेवियर पार्ट राइट में है तो सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा राइट में ही रहेगा सेंटर के कंपेयर में. तो इसलिए वो सेंटर के कंपेयर में थोड़ा राइट पर आया. And that was a little descriptive logic of this entire setup. So yes, इस तरीके के questions भी practice करके रखना. They may, like I said, exact ये question आएगा जरूरी नहीं है. अब मैंने linear mass density rho naught into x upon L दे दिया. What if उनका mood change हुआ and they give you the linear mass density as x power 3 by 2 upon L power 3 by 2. इस वाले केस को लेके भी आप कैलकुलेट करने का ट्राई करो. You will get a different answer, but procedure will remain this only. So
आई एम ट्राइंग टू से दैट द क्वेश्चंस माइट बी डिफरेंट, बट इन्हें सॉल्व करने का लॉजिक आप इन सारे डेरिवेशंस के हेल्प से सीख पाओगे. Try taking the ninth one now. This time it is a hollow cone. So yeah, we draw that cone. And ये जो vertical line है, that is cone का axis, is going to be our y-axis. Because y-axis के about cone symmetric रहेगा, center of mass y-axis पे ही रहेगा. So we need not calculate separately the x coordinate for center of mass. Radius of cone, let's take that as capital R. And height of cone, we will take that as capital H. We will divide that hollow cone into concentric circular rings. तो एक रिंग हम यहाँ पर ले लेंगे. ये रिंग का थोड़ा थिकनेस रहेगा. The variable that we will take, इसमें small r will be radius of the ring and h will be height of this ring from the vertex of the cone. फिलहाल origin is going to be this point and it is the downward direction which I am taking positive. तो नीचे का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लिया, सो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर पे ही आएगा. तो सेंटर ऑफ मास विल बी 0,h and finally we write the formula. Y coordinate of center of mass is integration y dm upon integration dm. अब यहाँ पे एक चीज समझो कि जो हॉलो कोन है इसका सरफेस एरिया होगा. सो मास पर यूनिट एरिया हम कांस्टेंट लेंगे. So if m upon a is constant, let's call that constant to be rho. So m upon a will be rho. So m will be written as a into rho. So जो dm रहेगा, we can write that as rho into dA. And यहाँ पे भी dm को लिख लेंगे rho into dA. ये rho constant है, तो ये बाहर आएगा. It is mass per unit area for the cone. So rho and rho कटेगा. And the formula is integration y dA upon integration dA. Y coordinate for center of mass is going to be h for the ring we had taken. So ये बनेगा integration h into area of the ring. So 2 pi r is the circumference and thickness in the vertical direction will be dh. So this will be 2 pi r into dh and that gives us the dA part divided by वही बात integration सिर्फ dA था, so that will only be 2 pi r into dh. Now we cannot keep two variables r and h. तो अगर ये वाला एंगल हम थीटा अज्यूम कर लेंगे, तो इफ यू सी दिस ट्राइंगल हियर, इस ट्राइंगल में tan थीटा इज r अपॉन h. सो tan थीटा इज r अपॉन h and we can write r from here as h into tan theta. So if I write r here as h into tan theta and यहाँ पे भी जो r है इसे लिख लेंगे h into tan theta. Now the only variable over here is h because dh का टर्म आया. So 2 pi into tan theta इंटीग्रेशन के बाहर आएगा. 2 pi into tan theta यहाँ पर भी इंटीग्रेशन के बाहर आएगा एंड आपस में कैंसिल हो जाएगा. So 2 pi tan theta is gone. 2 pi tan theta is gone. इंटीग्रेशन का लिमिट देखेंगे तो h हमारा वेरिएबल था. h का वैल्यू अगर ये रिंग एकदम टॉप पर लिया तो h का वैल्यू 0 आएगा एंड ये रिंग अगर बॉटम पे ले लिया तो h का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कैपिटल H. सो दैट वे वी आर कवरिंग द एंटायर कोन. तो 0 to capital H will be the limit here and the limit here as well. So the y coordinate of center of mass becomes it is h into h मतलब h square in the numerator. इंटीग्रेट करेंगे तो h cube by 3 from 0 to h. तो लिमिट डाल देंगे दैट विल गिव अस कैपिटल h cube by 3 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिर्फ h का इंटीग्रेशन which is h square by 2 और 0 to h का लिमिट डाल देंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल h square by 2. So simplifying it we get 2h by 3. तो सेंटर ऑफ मास जो आया फॉर अ हॉलो कोन इधर टॉप से 2h by 3 पर आया, विच मीन्स अगर बॉटम से देखेंगे तो बॉटम से सेंटर ऑफ मास आएगा h माइनस 2h by 3 मतलब h by 3 पर. वंस अगेन यू कैन रिमेंबर द फाइनल फॉर्मूला, मतलब वर्टेक्स से 2h by 3 एंड बॉटम से h by 3 एंड डेरिवेशन आपके लिए जरूरी मतलब इट्स लाइक वंस अगेन डेरिवेशन से आप सीखोगे कि इंटीग्रेशन के सम्स कैसे करने हैं. डेरिवेशंस आपको कोई पूछने वाला नहीं है इन योर बोर्ड एग्जाम्स और इवन योर JEE मेंस एडवांस्ड.
but it's always better to practice these calculations to get fluent with the calculus part. Take one last shape in this video, solid cone. Same figure रहेगा. So for a solid cone, let's make that axis. Take the vertical height as h. Base radius is capital R. यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क लेंगे. ये डिस्क इसलिए बना क्योंकि सॉलिड कोन था. पिछले केस में जहां पर हॉलो कोन था हमारे पास, हॉलो कोन में दिस पार्ट वाज अ रिंग. So yeah, that's a disk we have taken. Radius will be small r. This is the y-axis and ये बनेगा origin and downward direction is once again positive. तो ये जो height लिया, मतलब जिस height पे हमने disk लिया, that will be small h, and the vertical thickness will be dh. So once again, y coordinate for center of mass will be integration of y dm upon integration dm. अब यहाँ पर क्योंकि ये एक 3D फिगर होगा, वी नीड टू टेक मास बाय यूनिट, मास बाय वॉल्यूम एज कांस्टेंट. सो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. v यहाँ पे जाएगा तो m विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो वी विल राइट dm न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एज रो इंटू dv और यहाँ पर भी रो इंटू dv. डेंसिटी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा एंड अप डाउन इट विल गेट कैंसिल्ड. सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट चाहिए. सो फॉर दिस डिस्क सेंटर ऑफ मास यहां पे रहेगा एंड द कोऑर्डिनेट्स विल बी 0, h बिकॉज ये हाइट h था. तो y कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का h आया इनटू dv. dv मतलब इस डिस्क का वॉल्यूम. डिस्क का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया, मल्टीप्लाइड बाय द वर्टिकल थिकनेस dh. सो पाई आर स्क्वायर dh द होल डिवाइडेड बाय ओनली इंटीग्रेशन dv, that is pi r square dh. Once again, h is the variable because of the dh term and जो भी range रहेगा, h begins with 0 and continues up till the bottom where the height is capital H. तो limits become 0 to capital H. Once again, r eliminate करना होगा. We cannot have two variables while we integrate. So अगर इस angle को ले लेंगे theta, we have r upon h as tan theta. So we can say that r becomes h tan theta. r square बन जाएगा h square tan square theta and यहाँ पर भी r square बन जाएगा h square tan square theta. Now if you check pi tan square theta constant है, बाहर आएगा. pi tan square theta constant है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा. So this is gone with this, this is gone with this. I mean pi tan square theta cuts out with pi tan square theta. एंड हमें मिलेगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एज h इंटू एच स्क्वायर मतलब h क्यूब. इंटीग्रेट करेंगे तो h पावर 4/4 एंड लिमिट भी डाल देंगे तो कैपिटल h पावर 4/4 मल्टीप्लाइड बाय नीचे h स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज h क्यूब बाई 3, लिमिट डाल के h क्यूब और बाई 3 इधर. सो y कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास बन गया 3h/4 एंड या दैट्स व्हाट यू गेट. लाइक लेट्स से द सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर ये कोन है तो कोन का सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द टॉप विल बी एट 3h/4 एंड फ्रॉम द बॉटम इट विल बी एट h/4. सो या दैट्स इट विद द डेरिवेशन ऑफ सॉलिड कोन. एंड लाइक आई सेड, जितने भी डेरिवेशंस इस वीडियो में मुझे करने थे मैंने कर लिए हैं. नाउ दीज 10 डेरिवेशंस, लाइक आई सेड, ये 10 ही तुम्हारे सिलेबस में है ऐसा नहीं है, but these 10 derivations will give you a good idea about what type of questions come from center of mass. तो इन डेरिवेशंस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एंड मेन तो तुम्हें ये फॉर्मूला ही याद रखनी है. रिमेंबर दैट फॉर्मूला एंड प्रैक्टिस दीज सम्स. इसके अलावा भी जो भी रेफरेंस बुक आप रेफर कर रहे हो, बी इट एचसी वर्मा और एनी अदर रेफरेंस बुक दैट यू आर सॉल्विंग फॉर फिजिक्स, उसमें से भी सेंटर ऑफ मास के सारे न्यूमेरिकल्स कर लेना. इट विल गिव यू अ गुड प्रैक्टिस अबाउट दिस टॉपिक. So yeah, that's it with this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.